हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। मैं आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर फिर से आपके सामने हाजिर हूं और एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग के ऊपर। बहुत सारे सवाल इसको देखे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं और बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। और खासतौर पे आज के सेशन में हम काम करेंगे अप्रोच के ऊपर कि कैसे हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, ए मैन स्पेंड्स 28% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, फ्रॉम द रिमेनिंग ही स्पेंट 1/6 ऑन रेंट एंड सेंड्स 3/8 टू हिज मदर। If he left with rupees 5280, what amount he sends to his mother? ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो कि अपनी टोटल आय का 28% जो है वो खाने पीने में खर्च कर देता है। जो राशि बचती है उसके बाद उसका 1/6 भाग जो है वो घर के किराए में चला जाता है और 3/8 भाग बचे हुए का ही 1/6 और 3/8 हो रहा है यहाँ पर, है ना। रिमेनिंग सिर्फ एक बार बोला है। रिमेनिंग का 1/6 रेंट पे चला जाता है और 3/8 भाग जो है वो अपनी माताजी को देता है। इसके बाद भी उसके पास में 5280 रुपए बच रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो अपनी माताजी को कितनी राशि देता है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर अगर वो 100 कमाता है, मान लो वो कमाता है 100, तो उसमें से 28%, इसका 28% निकाला, इसका 28% तो कितना हो गया सर, 28 हो गया। ये कहाँ चला गया सर, फूड में चला गया। ये कहाँ चला गया, फूड में चला गया। ठीक है सर, अब इसके बाद कितना बचेगा, तो इसके बाद बचेगा आपका 72। इसके बाद बचेगा आपका कितना, 72। अब इस 72 का 1/6 पार्ट रेंट में जा रहा है। तो इसका मैंने क्या निकाला, इसका मैंने 1/6 पार्ट निकाला जो कि कितना आ जाएगा, 12, और ये आ जाएगा आपका रेंट में। ठीक है सर, ये रेंट में चला गया। इसी का 3/8 भाग निकाला, इसी का आपने 3/8 भाग निकाला। तो 8 9 जा 72 और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27। ये उसने अपनी माताजी को दे दिया, ये उसने अपनी माताजी को दे दिया। ठीक है सर, इसके बाद कितना बच रहा है उसके पास, 5280 रुपये बच रहा है। तो 72 में से 12 गया, कितना गया, 60 हो गया, है ना। 72 में से 12 गया तो 60 हो गया। 60 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। यानी कि 33 की जो वैल्यू है वो आपके पास में 5280 आ चुकी है। 33 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5280 आ चुकी है। आपको पूछा जा रहा है माताजी को कितनी राशि दी जा रही है, यानी कि 27 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप बोलोगे सर 27 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 27/33 इंटू 5280। ठीक है, कलर चेंज करते हैं पेन का। अब यहां पर अगर हम इसको 3 से काटें तो 9 बार जाएगा, और 3 से काटें तो 11 बार जाएगा, और 11 से इसको काटें तो 11 4 जा 44, और फिर ये आ जाएगा 80। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 9 8 जा 72 आएगा, 36 और 7 आपका आ जाएगा 4320। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4320। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4320। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, सिंपल सरल आसान शब्दों में मैंने आपको इसको बताया है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर हमारे पास दूसरा सवाल आ गया। शशि स्पेंड्स 32% ऑफ हिज इनकम इन वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, of the remaining he spends 1/4 on his brother while 9/17 on his sister and remaining keep as savings. If the difference between money spending on brother and sister is 3800, what is Shashi's saving? तो यहाँ पर शशि एक व्यक्ति है। ठीक है, शशि मेल फीमेल किसी का भी नाम हो सकता है। तो शशि स्पेंड्स 32% ऑफ हिज इनकम इन वेरियस एक्सपेंसेस। तो वो 32% जो है वो खर्च कर देते हैं, कई सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें बताना नहीं चाहते वो। ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसका 1/4 वो अपने भाई के ऊपर, और 9/17 भाग जो बचता है, 32% खर्च करने के बाद जो बचता है उसी का 1/4 अपने भाई के ऊपर, और 9/17 पार्ट अपनी बहन के ऊपर खर्चा करते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो उनकी सेविंग्स है। आपसे बोल रहा है कि उन्होंने अपने भाई और बहन के ऊपर जो भी खर्चा किया है उसका जो अंतर है वो 3800 है। तो बताइए उसकी सेविंग्स कितनी है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं।
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भैया वो 100 कमाता है, तो अगर वो 100 कमाता है तो इसका 32% तो भैया अदर एक्सपेंसेस में चले गए, तो ये आपके अदर एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया, ठीक है, शॉर्टकट में। तो इसके बाद कितना बचेगा, मैंने कहा इसके बाद बचेगा सर आपका 68, इसके बाद क्या बचेगा आपका 68। अब 68 अगर आपका बचेगा तो सर इसी चीज का आपने 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा सर 17, ये आपने भाई के ऊपर खर्चा किया है, और इसी का 9/17, 9/17, 17 से जाएगा 4 बार, 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36, ये उसने अपनी बहन के ऊपर खर्चा किया, बहन के ऊपर खर्चा किया। तो अब हम ये देख लेते हैं भैया कि 100 में से 32 गया, 68 बचा, 68 के बाद में 36 और 17, ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना 15 बचेगा, और ये आपकी क्या है सेविंग्स है, ये आपकी क्या है सेविंग्स है, और इसी की वैल्यू वो पूछ रहा है, इसी की वो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि बहन और भाई के ऊपर किए गया खर्चा का जो अंतर है वो कितना है 3800 है। तो बहन और भाई के ऊपर जो खर्चा किया है भैया वो तो 17 और 36 है, वो तो 17 और 36 है। तो आपको ये बताना है कि सर इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है। तो मैंने देखा इन दोनों का जो अंतर है वो 19 है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 19 है, और 19 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 3800 दी है। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 200 है। अगर एक की वैल्यू 200 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 3000 होगी, और यही आपको निकालना था, यही आपका क्या है आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले मान लिया कि वो 100 कमाता है, 32% कहीं खर्चा करता है, जो बचता है उसका 1/4 भाई के ऊपर, 9/17 भाग बहन के ऊपर, भाई और बहन के ऊपर खर्चा जो भी किया उसका जो अंतर है वो 19 है, 19 की वैल्यू 38, तो 1 की वैल्यू 200। आपसे बोल रहा है सेविंग कितनी है, इन सबको अगर माइनस करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे, 15 की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो कितनी है 3000 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसके लिए हमें नया पेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिट्टू करके कोई व्यक्ति है, बिट्टू गिव्स 30% ऑफ हिज सैलरी टू हिज फ्रेंड, 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही इन्वेस्ट इन ए चिट फंड, आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस स्कीम and PPF in the ratio 4:3. If the difference between total amount invested in chit fund insurance scheme together and the amount he gave to his friend is ₹19800, find the salary of बिट्टू। ठीक है, सवाल को समझ लेते हैं। बिट्टू नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अपने फ्रेंड को 30% अपनी आय का दे देता है, उधार देता होगा। ठीक है, अब जो बचता है उसका 40% जो है वो एक चिट फंड में निवेश करता है। उसके बाद जो बचता है उस राशि में से वो स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम और पीपीएफ में निवेश करता है, बट किस रेशियो में 4:3 में। ठीक है, मतलब 30% अपने फ्रेंड को दिया, जो बचा उसका 40% जो है उसने चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो बचा उसका उसने 4:3 में डिवाइड करके इंश्योरेंस स्कीम और पीपीएफ में निवेश कर दिया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि जो उसने चिट फंड में और जो इंश्योरेंस में निवेश किया है, ठीक है, और जो उसने मित्र को दिया है, चिट फंड और इंश्योरेंस में जो निवेश किया है वो अमाउंट, और जो अपने फ्रेंड को दिया है वो अमाउंट, उसका जो डिफरेंस है वो 19,800 है। आपसे पूछ रहा है कि बिट्टू की सैलरी कितनी है, आपसे पूछ रहा है बिट्टू की सैलरी कितनी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से देखो। 30, 40 और 4-3, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सर बिट्टू जो है ना वो 100 कमाता है, बिट्टू जो है वो 100 कमाता है। ठीक है, उसके बाद सर उसने 30% जो है 30%, इसका 30% कितना हो गया 30, वो उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, है ना, शॉर्टकट में लिखते हैं फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो बचा, इसके बाद जो बचा वो 70 बचा। इस 70 का उसने 40%, इस 70 का उसने 40% यानी कि 28, ये उसने कहां पर निवेश किया, ध्यान से देखो, 40% उसने इन्वेस्ट किया है चिट फंड में। ठीक है, तो ये उसने 28 जो है वो चिट फंड में निवेश कर दिया। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या बचेगा इसके पास, ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा इसके पास, ये बचेगा 42। ठीक है, अब 42 में से जो भी उसके पास था, ध्यान से देखना,
42 में से भैया ये चिट फंड के बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस स्कीम एंड पीपीएफ इन द रेशियो 4:3। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 42 में से उसने कुछ पार्ट जो है वो इंश्योरेंस में लगाया है और कुछ पार्ट जो है उसने पीपीएफ में लगाया है, ठीक है। और इनका जो रेशियो है आपस में, वो रेशियो कितना है आपका 4:3 है, 4:3 है। तो हम ये बोलेंगे कि 4 और 3 मिलाकर कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 है, 7 यूनिट की वैल्यू 42 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 42, तो 7 6 42 होता है। इसका मतलब ये जो अमाउंट होगा ये कितना हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा 3 6। तो ये आ जाएगा 24 और 18 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अपन देखते हैं आगे कि उसने सवाल में क्या बोला है। उसके बाद वो बोल रहा है कि भैया जो उसने चिट फंड में और इंश्योरेंस में लगाया है उसका टोटल कर लो, और जो उसने अपने मित्र को दिया है उसका वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। मतलब चिट फंड और इंश्योरेंस में जो निवेश किया प्लस कर लो इसको, इसमें से माइनस करो जो उसने अपनी फ्रेंड को दिया, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19,800। तो मैंने देखा भैया चिट फंड में उसने कितना निवेश किया था 28, इंश्योरेंस में कितना किया था उसने 24। तो हमने लिखा यहाँ पर 28 प्लस 24, और उसने अपने फ्रेंड को कितना दिया, अपने फ्रेंड को दिया उसने 30। इसका जो डिफरेंस है वो 19,800 है, इसका जो डिफरेंस है वो 19,800 है। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, उसकी सैलरी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ से हमें 22 की वैल्यू मिल रही है, कितनी 19,800, ठीक है। समझ में आ रहा, 28 और 30 का डिफरेंस माइनस का 2, कम किया तो 22 की वैल्यू इतनी आ गई। तो 22 किलो अगर इतनी आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो मैंने कहा 1 किलो है आपकी 900, 1 किलो कितनी है आपकी 900। तो अगर आपको उसकी सैलरी पता लगानी है तो आपको इसके आगे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो इधर भी 2 जीरो लग जाएगा। तो उसकी जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी 90,000, उसकी जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी 90,000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सैलरी मानी, 30% फ्रेंड को दिया, जो बचा उसका 40% चिट फंड में, जो बचा उसको 4:3 में इंश्योरेंस और पीपीएफ में। अब चिट फंड में और इंश्योरेंस में जो निवेश किया उसका टोटल करो, उसमें से फ्रेंड को जो दिया उसको माइनस करो, उसकी वैल्यू आपको दी गई है, एक्चुअल वैल्यू, आपसे उसकी सैलरी पूछी गई है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। राकेश एड्स 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ, 3/8 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इज स्पेंट इन क्लोथ्स, difference between PPF and cloth expense is rupees 10,500, remaining amount is spent on house rent and other expenses. If house rent expenses is 1,500 less than expenses in other expenses, then what is the house rent expense? ठीक है। तो राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी आय का 12% जो है वो पीपीएफ में निवेश कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो भी बचता है उसका 3/8 भाग जो है वो कपड़ों में खर्चा करता है। अब पीपीएफ में और कपड़ों में जो उसने खर्च किया उसका जो अंतर है वो 10,500 है। उसके बाद जो उसके पास राशि बचती है उसमें से वो हाउस रेंट देता है और कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं उसके। आपको कंडीशन ये दी गई है कि हाउस रेंट की जो वैल्यू आएगी, हाउस रेंट में जो आप देते हो उसकी जो वैल्यू आएगी, और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, उसके बीच में 1,500 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि भैया हाउस रेंट कितना है, ठीक है, हाउस रेंट एक्सपेंस उसका कितना है, और हाउस रेंट एक्सपेंस जो है वो 1,500 रुपए क्या है, कम है अदर एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो हाउस रेंट आपको बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। इसके लिए भी अपन एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो राकेश 12%, 3/8, 10,500 और 1,500 रुपए कम, ठीक है। तो अब यहां पर बोलते हैं सर राकेश जो है ना, मान लेते हैं वो 100 कमाता है, इस 100 का 12% उसने निकाला, कितना हो गया 12%, ये हो गया आपका पीपीएफ में निवेश। अब जो बचा वो कितना हो गया 88, इसका 3/8 उसने कपड़ों पे खर्चा किया यानी कि 33, तो ये आपका कपड़ों पे खर्चा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो बचा वो बचा आपके पास में 55, ठीक है। अब ये जो बचा आपके पास में, इसमें से आपका हाउस रेंट जाएगा
और आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे, है ना, हाउस रेंट जाएगा और अदर एक्सपेंसेस होंगे आपके। कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है कि कपड़ों पे जो भी खर्चा होता है और जो पीपीएफ में उसने निवेश किया उसका जो डिफरेंस है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो 21 है, और इस 21 की वैल्यू जो है वो सवाल में कितनी दी गई है? 10,500। वो कितनी दी गई? 10,500। तो यहाँ पर एक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 500। तो एक की वैल्यू अगर 500 है तो साफ साफ हम बोल सकते हैं कि ये जो 55 है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 27,500, है ना। इसमें 500 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 27,500 आपका ये सब करने के बाद बच रहा है, और इसको आपने हाउस रेंट में और अदर एक्सपेंसेस में खर्चा किया है। हाउस रेंट जो है वो अदर एक्सपेंसेस से क्या है? 1,500 रुपए कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले 1,500 रुपए कम कर देंगे। जब आप इसमें से 1,500 रुपए कम करोगे तो वैल्यू आएगी 26,000। तो उस 26,000 को हम यहाँ पर इक्वल बांट देंगे। तो हम बोल देंगे भैया यहाँ पर हाउस रेंट 13,000 है और अदर एक्सपेंसेस भी आपका कितना है? 13,000 है। बट एक्चुअली में अदर एक्सपेंसेस 13,000 नहीं है, वो तो इससे क्या है? 1,500 रुपए ज्यादा है। हाउस रेंट इससे 1,500 रुपए कम था, तो पहले मैंने 1,500 रुपए निकाल के जो भी अमाउंट बचा वो दोनों में बांट दिया, और 1,500 रुपए अब मैं इसको दे देता हूं। तो ये आपका खर्चा होगा टोटल अदर एक्सपेंसेस में। बट पूछा हमसे क्या है? हाउस रेंट। तो हाउस रेंट आपका कितना है? 13,000 है। हाउस रेंट कितना है आपके पास में? 13,000। एक बार अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो। हमने क्या किया? हमने मान लिया उसकी सैलरी कितनी है, पीपीएफ में निवेश कितना किया, जो बचा उसका 3/8 भाग कपड़ों पे खर्चा कर दिया, उसके बाद जो बचा उसमें से हाउस रेंट और अदर एक्सपेंसेस उसका जाता है, ठीक है। हमें कंडीशन दी गई है कि कपड़ों पे जो खर्चा हो रहा है और पीपीएफ की जो वैल्यू है उसका अंतर 10,500 है। वहां से हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल गई, और कंडीशन लगा के हमने इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू पता लगा ली, ठीक है। बट पूछा हमसे क्या है? ये वाली वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नए सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा था? मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज ₹87,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज ₹50,000. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 33% and his expenditure increased by 18%. The percentage increase in his saving was. क्या मतलब है इसका? एक व्यक्ति है, उसकी मंथली आय आपको पता है, इनकम पता है, साथ ही साथ कितना खर्चा करता है मंथली वो भी पता है। अब वो बोल रहा है कि अगर उसकी इनकम को 33% से इंक्रीज कर दें और उसके खर्चों को भी 18% से इंक्रीज कर दें तो उसकी सेविंग्स में कितने प्रतिशत का इंक्रीज आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहां पर कि ये जो 87,500 है, या इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि सर आपका जो इनकम होता है उसमें से जब आप एक्सपेंडिचर हटाते हो तो आपको क्या मिलता है? सेविंग्स मिलता है। यही इसका फंडा लगेगा। तो हमको मालूम है कि सर आपका जो इनकम है वो अभी कितना है? 87,500 है, और आपका जो खर्चा है वो कितना है? वो है आपका 50,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा आपके पास में 37,500। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने देखा यार यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके साथ खेलेंगे तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो हमने बोला 2 0 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 कैंसिल करने के बाद 2 0 कैंसिल करने के बाद हमने देखा कि अगर हम 125 से इसको कैंसिल करें तो ये 7 बार में जाएगा, ये 125 से कैंसिल करने पे 4 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये जो है ये 7 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, और ये 3 यूनिट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, और मैं आप इसके साथ खेलना शुरू करूँगा। ठीक है, अब मेरा खेलने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। हमने बोला यहाँ पर इनकम, यहाँ पर लिखा एक्सपेंस, और यहाँ पर लिखा सेविंग्स। हमने बोला हमारा जो इनकम है वो 7 है, एक्सपेंस जो है वो 4 है, और सेविंग्स जो है वो 3 है। बट दिक्कत ये है कि सर अभी इनको 33% से इंक्रीज करना है इनकम को, और एक्सपेंडिचर को 18% से इंक्रीज करना है। तो 7 और 4 को इंक्रीज करना है ना 33% और 18% से थोड़ा मुश्किल है, कैलकुलेटिव हो जाएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो हमने इसको आसान बनाने के लिए क्या कर लिया, हमने मान लिया कि ये है हमारा 700, ये है हमारा 400, और ये है हमारा 300। अब हम इसको अगर फॉर एग्जाम्पल 33% से इंक्रीज करते हैं तो इसका 33% कितना होगा? 7 × 33, तो 7 3 = 21, 21 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 231
प्लस ये 700 तो है ही, इंक्रीज हुआ ना ये वैल्यू, 700 प्लस इसमें जो इंक्रीज हुआ वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। 400 को अगर हम 18% से इंक्रीज करें, 400 को अगर हम 18% से इंक्रीज करें तो हम इसका 18% पहले निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा 72। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 400 प्लस 72, 400 प्लस 72। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि सर ये बढ़ी हुई इनकम है, ये बढ़ा हुआ खर्चा है, इसका जो अंतर होगा वो आपका सेविंग्स हो जाएगा। तो 231 और 72 का अंतर आप निकाल लो, तो वो आ जाएगा आपका कितना 159। और 700 और 400 का अंतर तो वैसे भी कितना था, वो तो वैसे भी 300 था, ठीक है ना, पहले देखा था अपन ने। तो मैंने कहा पहले उसकी सेविंग 300 थी, अब उसकी सेविंग जो है वो इतनी है, तो कितने का इंक्रीज आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 159 का इंक्रीज आ रहा है। कहां से आ रहा है? मैंने कहा 300 से आ रहा है, इंटू 100 कर दिया। तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 53%। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 53%। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाना चाहिए था वो ये जाना चाहिए था कि ये जो वैल्यूज हैं बड़ी बड़ी, इसको छोटा कैसे करें। ठीक है, तो हमने देखा कि यार ये किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं, तो 125 से कैंसिल किया तो वो 7 बार में गया और ये 4 बार में गया। इनकम में से एक्सपेंस हटाओगे तो सेविंग्स आ जाएगा, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 आ गया, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 7, 4 और 3 लेकर सॉल्व करेंगे, दिक्कत होगी, तो हमने क्या किया, इसको 700, 400 और 300 मान लिया। फिर 33% इसको इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज वैल्यू है, इसका 72%, इसका 18% इंक्रीज किया तो वो ये इंक्रीज वैल्यू आ गई इसकी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आपको इसमें परसेंटेज चेंज बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। इनकम ऑफ ए पर्सन इज 166.66% more than his savings. Okay, if his income is increased by 11% and expenditure is increased by 14%, if his current saving is rupees 954, find his initial income. तो एक व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है वो उसकी सेविंग से 166.66% ज्यादा है। ओके, अगर उसकी इनकम को 11% से बढ़ा दें और खर्चे को 14% से बढ़ा दें, तो इनिशियल इनकम पूछ रहा है और आपसे बोल रहा है कि उसकी जो करंट सेविंग्स है वो 954 है। करंट सेविंग्स का मतलब ये है कि इंक्रीज होने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद की बात हो रही है कि उसकी करंट सेविंग कितनी 954 है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने ये बोला कि यार इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 प्लस 100 प्लस 66.66%। 100 का मतलब 1 हो गया और 66.66% का मतलब क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो ये हो गया आपका 2/3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5/3। ठीक है, अच्छा, और ये ज्यादा है, इनकम जो है वो सेविंग से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स, हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो सेविंग्स है वो 3 है, तो आपकी इनकम उससे 5 ज्यादा है। इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 और 3 का अंतर ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स आ गए आपके पास में। अब हम बात करते हैं कि सर इनके साथ खेलना बड़ा मुश्किल है, तो हमने इसको मान लिया कि ये 800 है, ये 500 है और ये 300 है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया आपने इंक्रीज किया है इनकम को 11% से, तो अगर हम इसको 11% से इंक्रीज करेंगे तो इसका 11% कितना होगा, 88 हो जाएगा। इसका 11% कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको हमने इंक्रीज किया है 14% से, तो इसका 14% होगा 70, तो ये कितना आ जाएगा, ये 500 प्लस 70 हो जाएगा। ठीक है सर, और यहां पर अगर हम नया सेविंग्स निकालेंगे तो इसका डिफरेंस तो कितना था, 300 था ही, इसका डिफरेंस निकाल लिया 18, तो ये 318 आ जाएगा टोटल, ये 318 आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये 318, ये आपकी करंट सेविंग है जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 954। इसका मतलब ये, इसका साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 3 गुना है, साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 गुना है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मुझे पूछा क्या है, इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम आप क्या मान के बैठे हो, 800, तो इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2400। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आ गई तो जिसकी भी वैल्यू मांगेगा उसमें बस 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 800 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 2400, और यही आपका आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, देख लिया अच्छे से? अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि
मैं कामयाब रहा हूँ आपको चीज़ों को समझाने में। अगर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर वो समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ है जो हम लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।